एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीएसके टेक्स। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स पे टॉप 70 एमसीक्यू बिट्स को सॉल्व करने वाले हैं। और ये बिट्स सारे थ्योरी बिट्स से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स है, जैसे मार्टन कुमार एग्जाम्स, ये इनके अंदर ये बिट्स बहुत ही फेमस होते हैं पूछने के लिए। ठीक है, अब हम लोग हमारा पहला बिट देख लेते हैं। इन ए लो पावर फैक्टर वैटमीटर द कॉम्पेंसेटिंग कॉइल इज कनेक्टेड इन। हमको पता है कि लो पावर फैक्टर वैटमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और कॉम्पेंसेटिंग कॉइल का काम क्या है। तो प्रेशर कॉइल का जो इंडक्टेंस है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको चाहिए होता है, इसीलिए हम लोग प्रेशर कॉइल के सीरीज में कॉम्पेंसेटिंग कॉइल को प्रोवाइड करते हैं। ये लो पावर फैक्टर वैटमीटर है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा बिट देख लेते हैं। इन 3 फेज पावर मेजरमेंट बाय 2 वैटमीटर मेथड बोथ द वैटमीटर्स हैड आइडेंटिकल रीडिंग्स। ठीक है, द पावर फैक्टर ऑफ द लोड वॉज यूनिटी। आपको पता है, चार्ट देखा है हमने, W1 इज इक्वल टू W2 अगर है आपका तो आपको सिंपली क्या कर देना है, यूनिटी पावर फैक्टर करना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे का बिट। ठीक है, इन अ 3 फेज पावर मेजरमेंट बाय 2 वैटमीटर मेथड द रीडिंग ऑफ वन ऑफ द वैटमीटर वाज 0, द पावर फैक्टर ऑफ द लोड मस्ट बी 0.5। ये दोनों के दोनों बिट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर करके रखा है। हम लोग को पता है कि आपका जो tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है, वही उसी के अंदर हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं, √3 इंटू W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2 होल स्क्वायर। ठीक है, होल द ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब वैटमीटर कैन नॉट बी डिज़ाइन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो आपका आंसर आता है मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट से हम लोग वैट मीटर को डिज़ाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट बिट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ मेजरमेंट डज ए ब्रिज सर्किट यूजेस। ठीक है, तो ब्रिज सर्किट में सिंपली आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो। किसके साथ? तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के साथ कंपैरिजन होता है और कुछ नहीं। तो ब्रिज में हमेशा कंपैरिजन मेजरमेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर मेजरिंग लो रेजिस्टेंस। जहाँ पर भी वर्ड आपको लो रेजिस्टेंस दिखता है, आपको सिंपली क्या कर देना है, आपका आंसर केल्विन डबल ब्रिज, यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने इतने बार पढ़ लिया है कि ये बिट बाय हार्ट हो गया आपका। ये लो मेजरमेंट के लिए, लो रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए आपको सिंपली क्या करना है, केल्विन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट बिट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस। अब देखो, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, दूसरा था एंडरसन ब्रिज, तो है ही नहीं। एंडरसन ब्रिज किसके लिए होता है, इंडक्टेंस के लिए होता है। केल्विन डबल ब्रिज लो रेजिस्टेंस के लिए होता है, तो ये दोनों चले गए। अब रहा डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, ये तो हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है। तो आपके पास एक नया आपको देखने के लिए मिल गया यहाँ पर कि कैरी फॉस्टर ब्रिज मेथड, ये जो है ये मीडियम रेजिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सेंसिटिव डिटेक्टर फॉर सिंगल फ्रीक्वेंसी वैल्यू। ये वर्ड यूज़ कर देख, अच्छे से नोट कर लेना, सिंगल फ्रीक्वेंसी वैल्यू। और आपका आंसर आता है वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर। देखो, ये जो वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर है ये ही वाइडली यूज़ किया जाता है एसी मेजरमेंट्स में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वन। ए शेयरिंग ब्रिज कैन बी यूज फॉर। देखो, एक्चुअली शेयरिंग ब्रिज कैपेसिटर से ओरिएंटेड कुछ भी रहने दो। ऑप्शन देखो क्या दिया आपको, प्रोटेक्टिंग द सर्किट फ्रॉम टेम्परेचर राइज, जी बिल्कुल नहीं। मेजरिंग वोल्टेजेस, मेजरिंग करंट्स, उसके लिए अलग अलग डिवाइसेस बने। शेयरिंग ब्रिज का काम है कैपेसिटर के सारे प्रॉपर्टीज़ को मेजर करना। सो हम लोग उसी पर फोकस करेंगे। ठीक है, आपका आंसर भी यहाँ पर टेस्टिंग कैपेसिटर्स है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग लगेगा आपको कि कैपेसिटर को टेस्ट करना, लेकिन शेयरिंग ब्रिज करता है। ठीक है, अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड यूजिंग मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। ठीक है, अब मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में एक चीज़ दिमाग में रख लेना, कभी कैपेसिटेंस मेजर नहीं कर सकते, फ्रीक्वेंसी मेजर नहीं कर सकते और म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजर नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस ही मेजर कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है, आपने इसको दिमाग में रख लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द रेट ऑफ मेजरमेंट साइकिल्स। ये जो बिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इतने सारे एग्जाम्स में देखा है इसको, रेट ऑफ मेजरमेंट साइकिल्स। और सिंपली कुछ नहीं, तो आपका ऑसिलोस्कोप है। ठीक है, मतलब कितने साइकिल्स आने वाले हैं, कितने नहीं, ये सारी चीज़ें कौन कर सकता है, हमको पता है। ऑब्वियसली हम लोगों ने इंजीनियरिंग में भी पढ़ा है कि ऑसिलोस्कोप ही करता है। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द लाइट इंटेंसिटी इन सीआरटी। अब अगर आपने अच्छी तरीके से कैथोड रे ट्यूब पढ़ा है तो आप तुरंत आंसर दे देते हैं कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस मोमेंटम से इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं स्क्रीन को, वही उसका इंटेंसिटी डिसाइड करता है। ठीक है, व्हाट इज़ द इफेक्ट, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस ऑन वैटमीटर रीडिंग। ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट में भी इसको अपलोड कर दिया है। इसका आंसर आता है अपोजिट टू दैट ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, एग्जैक्टली क्योंकि ऑलरेडी वैटमीटर के अंदर इंडक्टेंस है, तो आप अगर कैपेसिटेंस प्रोवाइड करके देते हो तो वो एग्जैक्टली उसको अपोज करने के लिए ही देखेगा, अपोजिट टू दैट ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, टू इंक्रीज द करंट मेजरमेंट रेंज ऑफ एन एमीटर,
करंट मेजरमेंट है तो आपको सिंपली शंट रेजिस्टेंस लगेगा। अब रहा बात सिर्फ लो रेजिस्टेंस का है कि हाई का है। लो का रहेगा, रीज़न है कि आप क्या करने वाले हो, मैक्सिमम अगर मान लो कि आपके पास 50 है, 50 एम्पियर का एमीटर है और आपको 500 एम्पियर करना है तो मेजर करना है, तो आप 450 एम्पियर्स को बाईपास करना चाहते हो। तो 450 एम्पियर को बाईपास करना है तो आपका मीटर रेजिस्टेंस से तो कम ही होना चाहिए, इसीलिए आपका आंसर क्या आता है, लो रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं, द प्राइमरी करंट ऑफ ए सीटी इज डिक्टेटेड बाय, ठीक है, सिंपली क्या रहेगा, द लोड करंट। अब इसका पीछे का लॉजिक ये है कि आपके जब भी सीटी देखते हो ना, यही आपका जो कंडक्टर है यही उसका प्राइमरी होता है, ठीक है। तो प्राइमरी का जो करंट है वो कौन रहेगा, सिंपली आपका लोड करंट रहेगा और क्या रहेगा, ठीक है। सिंगल टर्न सीरीज बोलते हैं, ठीक है, मतलब सीटी का जो प्राइमरी साइड होता है उसमें एक या दो टर्न होते हैं, बस उससे ज़्यादा टर्न नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सेकेंडरी ऑफ ए सीटी इज़ नेवर लेफ्ट ओपन सर्किटेड बिकॉज अदरवाइज। ऑप्शंस देखते हैं, हीट डिसिपेशन इन द कोर विल बी वेरी लार्ज, बराबर बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जाता है। द कोर विल बी सैचुरेटेड एंड परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड रेंडरिंग इट्स यूजलेस, बराबर। इसके पीछे का रीज़न ये होता है, यही रीज़न है, डेंजरसली हाई ईएमएफ्स विल बी इंड्यूस इन द सेकेंडरी। क्या होता है कि आपको इन्फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर मतलब ज़रूरत स्टार्ट हो जाती है, तो उसको सप्लाई करने के लिए इन्फाइनाइट अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है और वहीं पर आपका सीटी जो है वो खुद को ही डैमेज कर लेता है, वो सर्किट को कुछ नहीं करता, वो खुद ही डैमेज हो जाता है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर ये ऑल ऑफ दी अबव है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए करंट ट्रांसफार्मर हैज़ ए फेज एरर ऑफ 3 डिग्री, द फेज एंगल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट इज। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे यार ये तो ट्रांसफार्मर में फेज एंगल कहाँ से आ गया, हम लोगों ने ऑलरेडी कल के लेक्चर में पढ़ लिया, ट्रांसफार्मर का डिवाइस कौन सा है, ट्रांसफार्मर फेज शिफ्टिंग डिवाइस है, ठीक है, मतलब 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। और अगर आपने फेज एरर 3 डिग्री का इंट्रोड्यूस कर दिया तो सिंपली आपका ये जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पर 3 डिग्री का फेज एरर आएगा और आपका आंसर कितना बनेगा, 177, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ क्लैंप ऑन मीटर यूज्ड फॉर। क्लैंप ऑन मीटर ये जो होता है बिना कॉन्टैक्ट के मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे काम करने वाला होता है एंड इट इज़ ओनली यूजफुल फॉर एसी करंट्स, ठीक है। अब क्लैंपर मीटर को आपको एक दिमाग में याद रखना है कि वो हाई करंट्स को मेजर के लिए यूज़ होता है। अब वो एसी के लिए होता है कि डीसी के लिए होता है, तो ऑब्वियसली मैंने अभी बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पर है, तो वो मैक्स इंडक्शन के प्रिंसिपल है, तो इसका मतलब है कि वो क्या रहेगा, आपका एसी पर ही काम करेगा। अब नेक्स्ट बिट देख लेते हैं, मूविंग कॉइल इन ए डायनोमोमीटर वैटमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई। देखो यार मूविंग कॉइल है, हम लोग को पता है, मतलब ही क्या है, आपका प्रेशर कॉइल है, ठीक है, मतलब ही क्या है, आप अक्रॉस से लगाते हो, ये कंस्ट्रक्शनल है, आपको थोड़ा सा उतना ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो डायनामोमीटर टाइप वैट मीटर्स आर सूटेबल फॉर, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर सूटेबल पूछते हैं तो वो बोथ फॉर एसी एज वेल एज डीसी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द प्रेशर कॉइल ऑफ डायनामोमीटर वैट मीटर इज हाईली रेजिस्टिव, कोई बात ही नहीं है उसमें, आपको प्रेशर कॉइल कैसा होना चाहिए, हाईली रेजिस्टिव और थोड़ा इंडक्टेंस होता है उसमें, और इस इंडक्टेंस को ही कॉम्पेंसेट करने के लिए कैपेसिटेंस का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, डायनामोमीटर टाइप वैट मीटर रिस्पॉन्ड्स टू एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है कि डायनामोमीटर टाइप में का जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है। देखो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, हमको पता है एवरेज वैल्यू होता है, उसके बाद डायनामोमीटर वैटमीटर भी एवरेज वैल्यू होता है, एमआई इंस्ट्रूमेंट्स आरएमएस वैल्यूज़ होते हैं। सो ये सारे बिट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, ये बिट रिपीट हो गया शायद, इतना इंपॉर्टेंट है कि दूसरे बार आ गया। देखो लो पावर फैक्टर वैटमीटर है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि प्रेशर कॉइल के साथ सीरीज में है, चलो ठीक है। देखते हैं कि करंट एंड पोटेंशियल कॉइल्स ऑफ वैटमीटर वेर एक्सीडेंटली इंटरचेंज, ठीक है, वाइल कनेक्टिंग आफ्टर एनर्जाइजिंग द सर्किट इट वॉज ऑब्जर्व दैट द वैटमीटर डिड नॉट शो द रीडिंग, ठीक है। दिस कुड बी ड्यू टू, अच्छा एक्चुअली क्या है कि आपका जो करंट का कॉइल है और जो पोटेंशियल का कॉइल है, ठीक है, अगर इंटरचेंज हो जाता है तो करंट का कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है ना बहुत ही कम हो गया। इसका मतलब क्या कर दिया आपने, करंट के अक्रॉस बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो उसका कॉइल डैमेज हो गया है। अब आपने इंटरचेंज करके दूसरे बार चेंज करके सही लगा दिया, लेकिन आपका जो करंट का कॉइल था वो क्या हो गया था, आपका डैमेज हो गया था। जैसे आपका एमीटर और वोल्ट मीटर भी देखो, अगर हम लोग वोल्ट मीटर को सीरीज में लगाते हैं ना तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एमीटर को अगर आप पैरेलल में लगा देते तो आपका एमीटर खराब हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। ये बिट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बिट है, बहुत ही लॉजिकल बिट है। देखो डैमेज टू द करंट कॉइल, तो जो कुछ भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ करंट कॉइल के वजह से होगा। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोडायनामिक वैट मीटर हैव लार्ज एरर्स व्हाइल मेजरिंग पावर इन एसी सर्किट्स एट लो पावर फैक्टर कंडीशंस सिंस द वोल्टेज अक्रॉस द करंट थ्रू द, ठीक है।
इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप वैट मीटर पूछा है, लार्ज एरर्स आते हैं, मानते हैं हम लोग, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। किसके वजह से आते हैं? अगर लो पावर फैक्टर है तो ऑब्वियसली लो पावर फैक्टर है तो आपका जो रिएक्टिव कंपोनेंट है वही आना चाहिए। तो रिएक्टिव कंपोनेंट का मतलब क्या है? अब देखते हैं, करंट कॉइल आर नॉट इन क्वाड्रेचर, प्रेशर कॉइल आर नॉट इन फेज एंड प्रेशर कॉइल आर नॉट इन क्वाड्रेचर। ठीक है, ये जो नॉट इन क्वाड्रेचर है ना, ये तो निकाल ही देना साइड में थोड़ी देर के लिए। ठीक है, हम लोगों को क्वाड्रेचर से मतलब नहीं है, हम लोग को उल्टा ये होना चाहिए था कि इन फेज नहीं है। तब देखते हैं कि करंट कॉइल इन फेज है कि प्रेशर कॉइल इन फेज है। ठीक है, अब वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सिंस द वोल्टेज अक्रॉस द करंट थ्रू, ठीक है, ये जो एरर है तो ये तो श्योर शॉर्टली आप बोल सकते हो कि प्रेशर कॉइल के वजह से ही आता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है आपका इंडक्टेंस का इशू। अब सीरीज़ में तो ऑलरेडी इंडक्टेंस रहने वाला है, तो वहाँ पर ये जो नॉट इन क्वाड्रेचर है वो आ सकते थे। ठीक है, अब देखते हैं कि हाउ कैन द पावर सप्लाइड टू अ फ्रीक्वेंसी हीटिंग सिस्टम टू बी मेजर। अब देखो, फ्रीक्वेंसी और हीटिंग बोला ना, तो आपको दूसरा कुछ सोचने की बात ही नहीं है, आपको सिंपली आंसर क्या देना है आपका, थर्मोकपल टाइप वैट मीटर। ठीक है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको। जब भी हीटिंग वर्ड आ जाता है तो आपको बस उतना ही दिमाग में रख लेना है। नेक्स्ट दिया है आपको, द फुल रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी इन ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इज। सबको पता है हमको सिर्फ और सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच में के फ्रीक्वेंसी को ही सुनाई देता है, और ऑसिलेटर भी ऑब्वियसली, नो डाउट। ठीक है, चलो देखते हैं कि डैश इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज विच मेजर द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर्ड इन ए पर्टिकुलर टाइम। ये भी हम लोगों ने बिट बहुत अच्छे से कवर कर लिया हमारे वीडियोज़ में। इंटीग्रेटिंग, ठीक है, क्या है आपका यहाँ पर, एनर्जी मीटर्स, या फिर मतलब ही इंटीग्रेटिंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फीचर्स इज पोजेस्ड बाय एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के पास क्या क्या होना चाहिए? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होना चाहिए, कंट्रोलिंग टॉर्क होना चाहिए, डैम्पिंग डिवाइस होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर सिंपली क्या है यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। ए डैश डिवाइस प्रिवेंट्स द ऑसिलेशन ऑफ द मूविंग सिस्टम एंड एनेबल्स द लेटर टू रीच इट्स फाइनल पोजीशन क्विकली। देखो, प्रिवेंट्स ऑसिलेशन मतलब भी एलिमिनेशन ऑफ ऑसिलेशन मतलब भी आपका आंसर क्या है, डैम्पिंग है। ठीक है, ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ए डैम्पिंग ऑयल मस्ट पोजेस। ठीक है, अब देखो डैम्पिंग ऑयल के अंदर क्या होना चाहिए। अब इट मस्ट बी ए गुड इंसुलेटर, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, शुड बी ए नॉन इवापोरेटिंग, वो भी अच्छा है, नहीं तो फिर ऑयल लेवल कम हो जाएगा। सेकंड है, शुड नॉट हैव एन करोसिव एक्शन अप टू द मेटल, बराबर, ये भी सही है। द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल शुड नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, बहुत अच्छे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका ऑयल के सारे प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए, सारे बिट्स आपके यहीं पे कवर हो गए एक ही बिट में। ठीक है, अब देखते हैं कि मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज एज डैश बाय यूजिंग ए लो रेजिस्टेंस शंट। ठीक है, ऑलरेडी ये बिट भी हो चुका है, हम लोग एमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि शंट अगर आता है तो मुझे सिंपली दिमाग में एक ही चीज़ रखना है, वो है एमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस मे बी यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखो यहाँ पर ना बहुत अच्छा बिट है ये एक्चुअली। ऑलरेडी आपको पता है शंट्स, एमीटर्स, मल्टीप्लायर्स, मतलब ही उसके अंदर दोनों भी आते हैं, सीरीज़ और, हाँ, लेकिन ये जो थे ये डीसीज में यूज़ करते थे। अब अगर आपको एसी में पूछा है, इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट्स में पूछा है कि रेंज एक्सटेंशन के लिए क्या यूज़ करता है, तो आपका आंसर आता है सीटी और पीटी। इसीलिए यहाँ पर जो कुछ भी दिखा है ना, उसका बिट का आंसर क्या है आपका, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मतलब ये सारे डिवाइसेस आपके रेंज एक्सटेंशन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि एन इंडक्शन मीटर कैन हैंडल करंट अप टू। आपको जो इंडक्शन मीटर है वो बस 100 एम्पियर तक करंट हैंडल कर सकता है, ये बेटा आपको रटना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्या है, फॉर हैंडलिंग ग्रेटर करंट्स इंडक्शन वैट मीटर्स आर यूज इन कंजंक्शन विद। मैंने बोला था ना अभी, अगर करंट है तो आपको सिंपली क्या देखना है, करंट ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए, और ये क्या है, इंडक्शन है। ठीक है, इंडक्शन वैट मीटर, इसीलिए। अब देखते हैं कि इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर मेजर एनर्जी इन, ऑलरेडी पता है आपको क्या होता है, किलो वैट आवर में आप एनर्जी का रीडिंग मेजर करते हो। ठीक है, नेक्स्ट, ए पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड फॉर, पोटेंशियोमीटर ना हीरो होता है एक्चुअली। देखो, इट कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, करंट, एमीटर, कैलिब्रेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है एमीटर और वोल्ट मीटर का, और इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या है आपका, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, पोटेंशियोमीटर हीरो होता है, कैलिब्रेशंस के लिए यूज़ होता है, सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है, वन ऑफ द। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट रिलेटिव टू द अर्थ एंड वन अनदर। सिंपली क्या है, मेगर है। दो इंसुलेशन का मेजरमेंट करना है, दो फेजेस के बीच में देखना है आपको कि कंटिन्यू कनेक्टिविटी है कि नहीं अच्छे से, कनेक्टिविटी बोलने से अच्छा कि आइसोलेशन है कि नहीं अच्छे से, तो आप सिंपली क्या यूज़ करते हो, मेगर यूज़ कर लेते हो। मेगर के अंदर क्या आता है, एक डीसी जनरेटर होता है
विथ परमानेंट मैग्नेट्स, बराबर। चलो ठीक है, देखो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन, बहुत ही अच्छा बिट है, इतना फेमस बिट है कि डीसी एमीटर आवर मीटर्स में यूज़ होता है, एमीटर आवर मीटर्स में, ठीक है, बहुत ही बिट है, बस इसको रखना है आपके दिमाग में और कुछ नहीं रखना है। द मेजॉरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स डैम्पिंग इज प्रोवाइडेड बाई, अब बहुत बार ऐसे दिमाग में आता है कि मेजॉरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स है तो आपका आंसर स्प्रिंग होना चाहिए, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका आंसर है एडी करंट्स। अगर आपको पूछा जाता कि डीसीज में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, तो बोल सकते थे स्प्रिंग, लेकिन बहुत जहाँ पर भी परमानेंट का मैग्नेट का अवेलेबिलिटी है आप वहाँ पर एडी करंट यूज़ कर लेते हो, इसीलिए इस बिट का आंसर एडी करंट है मेजरली, ठीक है। इन ए पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय, अब देखो पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है ना, तो बाहर नहीं यूज़ करना, इसीलिए आपका आंसर क्या आना चाहिए, स्प्रिंग आना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टेबल वर्ड को यूज़ देख लेना एक बार, पोर्टेबल है मतलब आपको कैरी करते आना चाहिए। और अगर हम लोग एडी करंट्स को यूज़ करते हैं ना, जो परमानेंट मैग्नेट्स है, तो वो भी चलता था, लेकिन जहाँ पर भी पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स है वो वहाँ पर स्प्रिंग को प्रेफर किया जाता है, इसीलिए इस बिट का आंसर क्या है, स्प्रिंग है। अब देखते हैं, द डिस्क ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट यूजिंग एडी करंट डैम्पिंग शुड बी ऑफ, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस बिट है। कंडक्टिंग होना चाहिए आपका, ठीक है, ताकि आपके ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, और नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए ताकि आपके काउंटर ईएमएफ्स कुछ, सॉरी, काउंटर मैग्नेटिक फील्ड कुछ क्रिएट ना हो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से आपका डिस्क बनाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, द स्केल ऑफ ए रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट इज, क्या लगता है, जी बिल्कुल लीनियर होता है स्केल, रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट का स्केल लीनियर होता है, यही तो बेटा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं, फॉर मेजरिंग करंट एट हाई फ्रीक्वेंसीज वी शुड यूज़, हाई फ्रीक्वेंसी अभी भी हम लोगों ने पढ़ा, एक बिट आके गया, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग एलिमेंट है, मुझे यूज़ करना है, तो मैंने सिंपली क्या बोल दिया है, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। जहाँ पर भी वर्ड आपको हाई फ्रीक्वेंसी और हीटिंग एलिमेंट दिखता है तो आपको सिंपली आपका आंसर क्या दिखना है, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं, इन ए लो पावर फैक्टर वैट मीटर द प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड, ये भी ऑलमोस्ट ये बिट हो चुका है, टू द लोड साइड टू द ऑफ द करंट कॉइल, ठीक है। लो पावर फैक्टर वैट मीटर है, दोनों बिट्स रट लेने आपको कि जो प्रेशर कॉइल है वो कहाँ होता है, टू द लोड साइड ऑफ द करंट कॉइल, ठीक है। अब देखते हैं, लो पावर फैक्टर वैट मीटर द कॉम्पेंसेटिंग कॉइल इज कनेक्टेड इन, ऑलरेडी पढ़ लिया हम लोग सर, इतनी ये दूसरी बार शायद मेरे हिसाब से ये बिट रिपीट हो चुका है, लेकिन अब रट लेना, इतना इंपॉर्टेंट बिट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस शुड बी यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लो डीसी वोल्टेज, ठीक है। डीसी वोल्टेज और लो है तो सिंपली आपका आंसर आना चाहिए डीसी पोटेंशियोमीटर्स, ठीक है। आपको और कुछ अलग से सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, पोटेंशियोमीटर है वहाँ पर तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एक्यूरेट भी बोल सकते हैं हम लोग इस केस में। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेजर the true open circuit EMF of a battery. The best device known is again DC पोटेंशियोमीटर। मैंने बोला था DC पोटेंशियोमीटर क्या है, हीरो है, बहुत ही अच्छे से काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल सिंपली, बस एक ही प्रॉब्लम है उसके साथ कि वो लिमिटेड वोल्टेजेस के लिए ही हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब ही लो वोल्टेजेस के लिए। बिट देखते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव हाई एक्यूरेसी द स्लाइड वायर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर शुड बी, वही पोटेंशियोमीटर का वायर जितना लॉन्ग हो उतना एक्यूरेसी आता है, ठीक है, वो नलीफाई कर देता है आसान तरीके से, ठीक है। लेकिन इतना लॉन्ग वायर हम लोग लेके घूम नहीं सकते ना, उतना बड़ा स्केल भी चाहिए होता है उसके लिए, इसीलिए हम लोग वो प्रेफर नहीं करते। लेकिन अगर आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए तो आपको वो करना चाहिए, ठीक है। टू मेजर एसी वोल्टेज बाय यूजिंग एन एसी पोटेंशियोमीटर इट इज़ डिजायरेबल दैट सप्लाई फॉर द पोटेंशियोमीटर इज टेकन फ्रॉम द सेम सोर्स एज द अननोन वोल्टेज, ठीक है। ये जो बिट है बहुत इंपॉर्टेंट बिट है। अब एसी पोटेंशियोमीटर की बात अगर आ जाती है तो आपको वहीं से वोल्टेज उठा लेना है, ठीक है। ये एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको मतलब जो फेज डिफरेंसेस है ना वो नहीं आएंगे, या फिर अनबैलेंसेस है वो नहीं आएंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम द सेम सोर्स उठा लेते हैं, जो कुछ भी अननोन वोल्टेज है उसी के साथ हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं नलीफाई करने के लिए, ठीक है। अब आता है, स्टेटर ऑफ ए फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर फॉर यूज इन कंजंक्शन विद एन एसी पोटेंशियोमीटर यूजुअली हैज़ टू फेज वाइंडिंग। जहाँ पर भी आपको शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर वर्ड दिखता है तो समझ लेना है कि वहाँ पर कितना रहेगा, टू फेज वाइंडिंग रहेगा। ये बिट आपको दिमाग में रख लेना पड़ेगा कि फेज शिफ्ट है, शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर है तो सिंपली आपका टू फेज वाइंडिंग आना चाहिए, ठीक है।
अब देखते हैं क्वेश्चन दिया है फॉर मेजरमेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है हेवी साइड ब्रिज, ठीक है। अब मेजरमेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोले तो दूसरा दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, हेवी साइड ब्रिज तुरंत फिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस हैविंग हाई वैल्यू वी शुड यूज़ हेज ब्रिज। मैंने इसका लॉजिक भी बताया था आपको, एच हाई ब्रिज, हेज ब्रिज, हाई मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, इन ए शेयरिंग ब्रिज द पोटेंशियल ऑफ द डिटेक्टर अबव अर्थ प्रोवाइडेड, अबव अर्थ पोटेंशियल इज जस्ट फ्यू वोल्ट्स ओनली। शेयरिंग ब्रिज है ना, आपको इसका अगर कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं आप तो आपको ये जो क्वेश्चन है उसके बिट आंसर आराम से दे सकते हैं आप, शेयरिंग ब्रिज, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, बस इस चीज़ को प्रेजेंटली तो आपके दिमाग में रख लेना कि शेयरिंग ब्रिज का पोटेंशियल जो डिटेक्टर के अबव द अर्थ पोटेंशियल होता है वो सिर्फ और सिर्फ थोड़े से वोल्ट्स होता है, कुछ वोल्ट होता है, 5 से 10 वोल्ट भी पूरा नहीं होता है, ठीक है। टू अवॉइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इन एसी ब्रिजेस वी कैन यूज़ मैग्नेटिक स्क्रीनिंग, ठीक है, या फिर शील्डिंग बोलो तो भी चलेगा। ये बिट उसी तरीके से आता है। आपको क्या करना है, सिर्फ स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, बाहर वाले जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लो अगर ये आपका इंस्ट्रूमेंट है और बाहर से कुछ फील्ड से आप या फिर फील्ड के इन्फ्लुएंस में हो, तो ये फील्ड आपके अंदर वाले फील्ड्स के साथ इंटरेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर एक शील्डिंग प्रोवाइड करके दे रहे हैं आपके मीटर के लिए, ठीक है। तो ये जो फील्ड है वो सिर्फ बाहर के बाहर ही नलीफाई हो जाता है, ठीक है। देखते हैं अब पावर फैक्टर मीटर हैज़, ठीक है, पावर फैक्टर मीटर के पास क्या क्या होता है, ठीक है। इसका बिट का मैं सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो। सिंपली क्या है, एक ही करंट कॉइल होता है और 2 प्रेशर कॉइल्स होते हैं आपके पास। ए पावर फैक्टर मीटर हैज़ 1 करंट कॉइल एंड 2 प्रेशर कॉइल्स। आपको इसको कंस्ट्रक्शनल फीचर्स अगर आपके दिमाग में होते हैं तो आप आराम से इसके आंसर दे सकते हो। देखो, 2 प्रेशर कॉइल्स ऑफ ए सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर हैव, मतलब ऊपर का क्वेश्चन, ऊपर का आंसर नीचे क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पर भी मैं आपको ये कंस्ट्रक्शन फीचर से तो हम लोग को दिमाग में ही रखना पड़ेगा, तो अलग से कुछ करना नहीं है। यहाँ पर भी द सेम डायमेंशंस एंड सेम नंबर ऑफ टर्न्स, दोनों के दोनों जो वाइंडिंग्स हैं, कॉइल्स है, वो दोनों के दोनों कैसे होते हैं, सेम डायमेंशंस के साथ होते हैं और ऊपर से उनके नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पावर फैक्टर ऑफ ए सिंगल फेज लोड कैन बी कैलकुलेटेड इफ़ द इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल्स आर। जी बराबर, पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है तो सिंपली वोल्ट मीटर, एम मीटर एंड एक वैट मीटर चाहिए। P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, ठीक है। अगर मेरे पास P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई है तो मुझे यहाँ से क्या करना है, सिंपली मुझे वोल्टेज कैलकुलेट कर लेना है, मतलब मेजर कर लेना, करंट मेजर कर लेना और पावर मेजर कर लेना, तो मुझे पावर फैक्टर आराम से मिल जाता है। तो ये भी एक तरीका है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिजायरेबल स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरिंग सिस्टम्स आर। ऑलरेडी हम लोगों ने कल ही ये लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है, कि आपके डिजायरेबल क्या क्या है, ठीक है। एक्यूरेसी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी होना ही चाहिए, ड्रिफ्ट डेड जोन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्टैटिक एरर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखो 3 बिट्स है, इसका मतलब एक्यूरेसी चाहिए मुझे, सेंसिटिविटी चाहिए और रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी चाहिए, इसीलिए इस बिट का आंसर मेरा क्या है, बी है। देखो एक्यूरेसी तो होना ही है बराबर, सेंसिटिविटी का मतलब है स्मॉल चेंज इन इनपुट और लार्ज चेंज इन आउटपुट आना चाहिए। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग लोग एक ही इंस्ट्रूमेंट अगर मेजर करते हो अलग एक ही मेजरेंट को, तो उस केस में आपके इंस्ट्रूमेंट ने मतलब डिग्री ऑफ क्लोजनेस दिखाना चाहिए आपके मेजरेंट्स में, तो वहाँ पर रिप्रोड्यूसिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटे देखो, सिस्टमेटिक एरर्स आर, ठीक है। इसका एक चार्ट आता है, मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखा है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर एंड ऑब्जर्वेशनल एरर, सारे के सारे कैसे हैं आपके सिस्टमेटिक एरर्स है, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब देखते हैं स्टैंडर्ड रजिस्टर इज मेड अप ऑफ, ऑलरेडी मैंने वीडियो में भी बताया कि मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटन से ही हम लोग बनाते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि आपको उसका वैल्यू पता है, कन्फर्म हो, आप श्योर हो कि उस रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैट मीटर कैन नॉट बी डिज़ाइन ऑन प्रिंसिपल ऑफ मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट। हो चुका ये बिट ऑलरेडी मेरे हिसाब से रिपीट हो गया। इन एन एनर्जी मीटर ब्रेकिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड टू सेफ गार्ड इट्स अगेंस्ट क्रीप, ओके। दूसरा है ब्रेक द इंस्ट्रूमेंट और तीसरा है ब्रिंग एनर्जी मीटर टू स्टैंड स्टिल, मेंटेन स्टेडी स्टेट। यस, आपका जो आंसर है वो है मेंटेन स्टेडी स्टेट स्पीड एंड इक्वल टू ड्राइविंग टॉर्क इज एज गुड एज, ऐसे बोलो कि क्या है ना, आपका जो ये कहते हैं, आपका जो डिस्क है, आपका जो एनर्जी मीटर का जो डिस्क है उसके ऊपर अगर कंटिन्यूस अगर रोटेशंस हो रहे हैं तो उसको एक अपोजिंग टॉर्क आना चाहिए ना। तो अपोजिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड करके देता है, आपका ब्रेकिंग टॉर्क प्रोवाइड करके देता है। अंडर कौन से कंडीशंस में, जब आपका लोड कनेक्टेड नहीं है, ठीक है।
अब देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एसी मीटर मेट विद एन एवरीडे डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस आर। आपका कौन सा टाइप का पता है हमको? इंडक्शन टाइप का वाट मीटर्स, एनर्जी मीटर्स यूज़ करते हैं हम लोग। विच आर द फॉलोइंग मीटर्स आर नॉट यूज ऑन डीसी सर्किट्स, तो इसमें आता है इंडक्शन मीटर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है पता है क्या? मर्क्यूरी मोटर मीटर्स आप डीसी में यूज़ कर सकते हो, कम्यूटेटर मोटर मीटर्स आप डीसी में यूज़ कर सकते हो। ये एक बिट है, मतलब आपको इसको ओवरऑल इस तरीके से भी पढ़ने के लिए आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हाउस होल्ड एनर्जी मीटर। हाउस होल्ड एनर्जी मीटर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो क्या था, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। द पॉइंटर ऑफ एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी वेरी लाइट। टॉर्क टू वेट रेशियो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। टॉर्क टू वेट रेशियो कैसा होना चाहिए? काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सो टॉर्क टू वेट रेशियो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए आपको पॉइंटर कैसा होना चाहिए? लाइटर होना चाहिए। ये जो है ये आखिरी बिट है, एन एम मीटर इज एन सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो डायरेक्ट रीडिंग्स प्रोवाइड करके देता है आपको, उसी इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। एम मीटर क्या है? आपका डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। फिलहाल के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने लगभग 70 बिट्स कवर किए हैं। थ्योरेटिकल बिट्स है, हम लोग न्यूमेरिकल बिट्स के लिए एक अलग से वीडियो आएगा आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स के ऊपर। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही।